अपने मेहमानों का रुख करेंगे और जानेंगे कि आज पेश होने वाले बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या कुछ खास रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले सहयोगी के पास लिए चलते हैं। वीरेंद्र इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, अब से कुछ घंटे का वक्त रह चला है जब वित्त मंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर पेश करेंगी बजट, लेकिन उससे पहले जयपुर वासियों की क्या उम्मीदें हैं? देखिए, अगर मैं इस बजट की राजस्थान वासियों की उम्मीदें बताऊं तो इसके अंदर सबसे बड़ी उम्मीद ये जताई जा रही है कि वर्तमान सरकार से जो महंगाई में जो सबसे बड़ी महंगाई की मार है वो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है उसको लेके पड़ रही है और उसको लेके सरकार है वो कोई इसके लेकर कोई भी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जो नए स्टार्टअप्स महिलाओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं उन स्टार्टअप्स में भी जो कह सकते हैं कि जो कम ब्याज के अंदर उन्हें ऋण उपलब्ध करवाया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए अस्पतालों की, जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई तमाम जो सुविधाएं हैं उन्हें गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान के अंदर भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो कि गायों का मुद्दा है, गायों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसमें कामधेनु योजना है उसके तहत यानी जो किसान या जो ग्रामीण जो लोग हैं उन्हें गाय पालने पे सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिया जाएगा, उसको लेके भी बड़ी घोषणा हो सकती है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए युवाओं से जुड़े हुए तो कई नौकरियां हैं जिसका जो युवा वर्ग है वो काफी समय से इंतजार, पेपर लीक जैसी घटनाओं के चलते वो भर्तियां नहीं हो पाई थी। इनको लेके भी सरकार के द्वारा यानी वित्त मंत्री दिया कुमारी उनके द्वारा बड़ी घोषणा की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि जो वर्तमान के अंदर जो पिछली जो आपने देखा होगा कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर 450 रुपए के अंदर जो महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के तहत उन्हें 450 रुपए में गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, उसको लेके भी सरकार ने अपने जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर ऐड किया था और उसी की तर्ज पे जो धरातल पे किस तरीके से लागू करना है। तो सरकार अपने जो संकल्प पत्र के अंदर जो जो चीजें लागू की थी उन चीजों को धरातल पे किस तरीके से लाना है, इनका पूरा जो एक रोड मैप है वो इसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही आपने देखा होगा कि कई ऐसे जो विभागों के जो कर्मचारी है जो पिछली सरकार के अंदर भी आपने देखा होगा कि उनकी रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन है वहां पे आंध्र प्रदेश का जो मॉडल है यानी जो कर्मचारी रिटायर होगा उसकी जो पेंशन है उसकी जो पेंशन जो डिसाइड होगी उसकी जो जीवन खर्च के लिए जो उन्हें जो पैसा दिया जाएगा वो सरकार के द्वारा और जो उसको लेके भी आंध्र प्रदेश के मॉडल पे यहाँ पे लागू किया जा सकता है। तो कई ऐसे जो फैसले हैं जो राजस्थान की जनता है वो उम्मीद लगाए बैठी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेट्रोल और डीजल को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी ने भी काफी बार जो राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कई बार तंज कसते हुए पिछली सरकार पे उन्होंने कहा था कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल काफी महंगा है, इसकी वजह से यहाँ पे महंगाई बढ़ी हुई, यदि हमारी सरकार आती है तो हम इनकी प्राइसों का रिव्यू करके जो प्राइस है वो कम से कम करने की कोशिश करेंगे। तो इसको लेके भी जो वित्त मंत्री दिया कुमारी हैं वो इसको लेके घोषणा कर सकती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस के अंदर कितना कमी लाती है या फिर कितने रुपए की जो कह सकते हैं कटौती की जाती है और आम जनता की जो राहत देने का जो सरकार दावा कर रही है वो कितना हो पाता है, वो अभी कुछ ही समय बाद क्लियर हो पाएगा। निश्चित तौर पर कुछ ही समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी और उम्मीदें क्या है राजस्थान वासियों की बता रहे हैं सहयोगी वीरेंद्र। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी आपने दी उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो सवाल यही कि उम्मीदें तो कई सारी हैं लेकिन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतर पाएगा ये अब से कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी। और इस वक्त मेरे मेहमान भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर वी उपाध्याय बने हुए हैं, इसके अलावा दिनेश जी बने हुए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और पौरुष जी हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। पहले लिए चलते हैं दिनेश जी के पास, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दिनेश जी, पिछली गहलोत सरकार में बजट पेश करने से पहले एक स्लोगन दिया गया था, बचत बढ़त और राहत। आपकी सरकार का क्या स्लोगन रहने वाला है इस बार के बजट को लेकर? मैं सबसे पहले तो एनडीटीवी राजस्थान का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बजट से पहले आमंत्रित किया। मैं ये कहना चाहूंगा मैडम, पहले तो जो राजस्थान सरकार थी वो केवल रिसोर्ट्स और होटल में ही रही थी और उसने यहाँ की जो जनता है उसके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं करी।
केवल उन्होंने घोषणाएं करी और लास्ट में जाकर के आपने देखा भी कि उसका नतीजा क्या रहा। हमारा तो एक ही स्लोगन रहेगा कि अब डबल इंजन की सरकार है और फुल गति से यहाँ पर राजस्थान में दौड़ लगाएगी और आने वाले 5 साल में राजस्थान का एक अलग ही स्तर होगा देश में। ठीक है, वो तो अभी कुछ घंटे बाद तस्वीर साफ हो जाएगी दिनेश जी की उम्मीदें, क्योंकि राजस्थान वासियों की, खास तौर पर युवाओं की, किसानों की और महिलाओं की काफी ज्यादा है। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं पौरुष भारद्वाज जी, इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। पौरुष जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर दिनेश जी कह रहे हैं, पौरुष जी, कि पिछली सरकार ने जो किया वो सबके सामने है और इसी के चलते हमारी सरकार यहाँ पर बनी है राजस्थान में। आप क्या कहेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी कांग्रेस पार्टी लगातार मुद्दे उठा रही है और बीजेपी को घेरने का काम कर रही है। आप क्या चाहते हैं इस बार के बजट में क्या हो? मनीष जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चाहे यहाँ पे बैठे हुए प्रवक्ता हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो या फिर इनके प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं हो, इन लोगों को जो देश की जनता ने सत्ता सौंपी है, काम करने के लिए सौंपी है, परंतु इनको जो है, इनको राजनीति करने के लिए या तो कांग्रेस नजर आती है या धार्मिक ध्रुवीकरण नजर आता है। इनसे आप सवाल क्या करते हैं और ये लेकर के कांग्रेस बातें हैं। मैं रही बात में एक विपक्ष के नाते जो हमारी पार्टी की अपेक्षाएं और जो हमारी पार्टी जो चाहेगी जो जनता के हित में, हम ये चाहेंगे कि जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने लगभग 2.5 लाख नौकरियों का वादा किया था, 2.5 लाख को अगर आप 5 साल में डाइवर्ट करते हैं तो 50,000 नौकरियां जो होती है प्रतिवर्ष लगभग देनी चाहिए। तो हम सरकार से उम्मीद करेंगे कि सरकार जो है इस वाले बजट में लगभग 50 सभी विभागों के मिलाकर के 50,000 नौकरियों की घोषणा करे। हालांकि ये लोग जब चूंकि कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, तो फिर इस स्थिति में जो इनका जो बड़ा इंजन जो दिल्ली वाला इंजन है और जो उस दिल्ली वाले इंजन के ड्राइवर यानी जो लोको पायलट हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, उन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष की जो घोषणा की थी, यदि उस रोजगार को भी इसमें जोड़ते हैं तो ये आंकड़ा जो बनता है उस हिसाब से हम चाहेंगे कि यहाँ पे रोजगार हो। दूसरी बात देखिए, सबसे बड़ी स्थिति जो इन्होंने कहा कि ये जो बोल रहे हैं कि साहब हमारी सरकार विफल रही, तो हमारी सरकार कहां विफल रही और ये लोग क्या करने के जा रहे हैं, मैं आपका ध्यान उस पर आकृष्ट करना चाहूंगा। हमने जनता के हित में जो जनता का सबसे बड़ा जो पैसा और खास करके मिडिल क्लास का जो खर्च होता है वो शिक्षा पे होता है या फिर वो होता है चिकित्सा के ऊपर। हमने देखिए मात्र 850 रुपए की एक नॉमिनल दर पे, और जिसमें भी आधे राज्य को 850 रुपए देने पड़ रहे थे, आधे राज्य को तो सरकार की तरफ से प्रायोजित था वो जो था। तो हमने चिरंजीवी योजना शुरू करी, उसमें हमने 25 लाख रुपए तक का मेडिक्लेम और 10 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा हम लोगों ने दिया। इन्होंने सबसे पहले आते ही जो है इन्होंने उस स्कीम को बिल्कुल बंद कर दिया। आज आप निजी अस्पताल तो छोड़ दीजिए, आप राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सवाई मानसिंह अस्पताल में चले जाइए, यदि किसी का कोई ऑपरेशन होना है या फिर किसी को कोई बड़ा इलाज होना है, आपको सरकारी अस्पताल में मुफ्त में इलाज नहीं मिलेगा। डॉक्टर अगर आपको कोई ऑपरेशन कराना है तो आपको लंबी डेट देंगे। प्रैक्टिकल चीजें आप चाहे तो अपनी टीम को भेज करके वहां पे जांच करवा सकते हैं। देखिए, ये लोग जब रोजगार देने की बात करते हैं, हमारे द्वारा 5,000 जो है राजीव गांधी युवा मित्र की वैकेंसियां जो हमारे द्वारा फिल की गई थी और उसमें युवाओं को हमने सरकार के योजना के प्रचार प्रसार के काम में लगाया था। उसमें चाहे वो सरकार हमारी थी या फिर अब भारतीय जनता पार्टी की थी, इन्होंने नए रोजगार देना दूसरा, इन्होंने जो है आती 5,000 जो राजीव गांधी युवा मित्र थे उनको इन्होंने हटा दिया। इनकी दुर्भावना आप देखिए, हमारे द्वारा 50,000 जो नौकरियां है जो महात्मा गांधी प्रेरक की वैकेंसी हमारे द्वारा निकाली गई थी, उनको इन्होंने आते सबसे पहले बंद कर दिया। मैं इनको कहना चाहूंगा कि आप जब एक व्यक्ति को नौकरी से वंचित करते हैं तो एक व्यक्ति नौकरी से वंचित नहीं होता, पूरा परिवार नौकरी से वंचित होता है। उसके अलावा देखिए, इन्होंने जो अपने घोषणा पत्र में इन्होंने बात की थी छात्राओं को स्कूटी देने की, तो हम चाहेंगे कि जो है छात्राओं को स्कूटी के लिए आज के बजट में प्रोविजन हो। इन्होंने अपने बजट में घोषणा की थी साहब हम केजी से लेकर पीजी तक की सारी पढ़ाई स्टेट में बिल्कुल फ्री कर देंगे। तो आपके घोषणा पत्र के अनुरूप होना तो ये चाहिए कि आप ना सिर्फ सरकारी स्कूलों की फीस जो है उसको बिल्कुल आप जीरो कर दें, सरकारी कॉलेजों की फीस को जीरो कर दें, आप यूनिवर्सिटी जो है उसकी फीस आप जीरो कर दें, बल्कि जो राज्य के केजी से लेके पीजी तक के निजी संस्थान है वहां पर भी पढ़ने वाले बच्चों की फीस की आप जो है सरकार अपनी ओर से सब्सिडी देकर के भरपाई करे। तो क्या सरकार अपने वादे पे खरी उतरेगी? और दूसरा, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में इस बात को कहा कि भाई जो चुनाव, ये जो बजट है इस पे आने वाले लोकसभा चुनाव की झलक दिख सकती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से राज्य की जनता को इस बात को कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो पिछले घोषणा पत्र में विधानसभा चुनाव से पहले जो वादे किए थे, कृपया उनकी झलकी जरूर देखिएगा, उनमें से पूरा करने के लिए इस बजट में क्या निकल के आता है। उसके बाद में लोकसभा चुनाव के जो इनके वादे होंगे या जो इनकी छोटी घोषणाएं होगी उन पर ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा देखिए, इन्होंने जो है ये कहा कि साहब हमें जो है 20,000 करोड़ से एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी, चूंकि राज्य जो है वैसे देखा जाए तो पूरे भारत की इकोनॉमी कृषि पे डिपेंड है, परंतु चूंकि राजस्थान जो है वो एक है ना
रेतीला प्रदेश है और राजस्थान की इकोनॉमी खास करके जो कृषि पे डिपेंड है, तो हमें देखना ये होगा कि सरकार जो है ये किसानों के हित का कितना ध्यान रखती है। इन्होंने हमारे ऊपर हमारे द्वारा जो है अपनी पिछली सरकार जब हमारी बनी उससे पहले हमने किसानों के ऋण माफ करने की बात की थी, देखिए, और हमारे द्वारा जो है जो किसानों के जो ऋण थे और वो जो खास करके सहकारी बैंकों के ऋण थे उनको हमारे द्वारा माफ भी किया गया, और केंद्रीयकृत बैंकों के जो ऋण थे उस पे हमारे द्वारा केंद्र सरकार को बार बार चिट्ठी लिख के कहा गया कि भाई जो केंद्रीय बैंकों के हमारे राज्य के किसानों में किस किस ने ऋण लिए, कृपया हमें सूची सौंपी, हम उसको माफ कर पाए। परंतु इन्होंने दुर्भावना पूर्वक उसकी सिर्फ सूची नहीं सौंपी, इन्होंने हमें पैसे हम दे रहे थे, इनको सिर्फ सूची सौंपनी थी, पर इन्होंने राजनीतिक दुर्भावना पूर्वक उसकी हमारी सूची नहीं सौंपी। हम उम्मीद करेंगे कि जो 5 साल तक जो किसानों के मैं जवाब ले लेती हूँ पौरुष जी, एक करके आप जो मुद्दे हैं वो सामने रखिएगा। हमारे साथ बने हुए हैं प्रोफेसर वी उपाध्याय भी। पहले इनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपका रुख करूंगी दिनेश जी। उपाध्याय सर, आपसे समझना चाहूंगी कि क्योंकि राजस्थान वासियों को उम्मीदें कई सारी हैं, हालांकि दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, दोनों ही अपना अपना तर्क दे रहे हैं। आपसे समझना चाहूंगी क्या हो राजस्थान के हित में, क्योंकि अभी जो आंकड़ा हम फ्लैश कर रहे हैं दर्शकों के सामने, इसमें यह आंकड़ा साफ तौर पर यह बता रहा है कि हर बीते दिन के साथ में राजस्थान के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ता चला गया है, सरकार के ऊपर जो कर्ज है वो बढ़ता चला गया है। पहले ये 3 लाख करोड़ से ज्यादा का हुआ, फिर उसके बाद 4 लाख करोड़, और अब 22 से 23 का अगर आंकड़ा पेश किया जाए तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा के ऊपर एक कर्ज जा चुका है, और इसका नुकसान सीधे तौर पर निश्चित तौर पर यहाँ पर राजस्थान वासियों को होता नजर आएगा। बहरहाल आप किस रूप में देखते हैं आज पेश होने वाले बजट को? जो राज्य सरकारों का बजट का सवाल है तो वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि साउथ की कुछ स्टेट्स, खासतौर से कर्नाटका और उसमें केरला, ये सभी लोग एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको ज़्यादा पैसा दिया जाना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसमें से कितना हिस्सा राज्य सरकारों को जाए। अब वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से 42% उनको जाना चाहिए, लेकिन अब दूसरे तरीके निकल गए हैं। सरकार सरचार्ज लगाती है, सेस लगाती है, तो उसका बंटवारा नहीं होता। तो ये एक बहुत और भी काफ़ी इश्यूज होते हैं उस तरह के कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने स्कीम के तहत राज्यों में योजनाएं चलाती हैं, तो उसमें फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए। तो फेडरल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, और राज्यों की जो सरकारें हैं, उनमें एक तालमेल होना चाहिए। राज्य सरकारों को कुछ जो सरकार की तरफ से बंटवारा होता है टैक्सों का, तो उसमें कितना योगदान जाए, उसे किस तरह से ठीक किया जाए, ये एक सवाल बड़ा मुद्दा बना हुआ है। और हो सकता है आने वाले समय में ये एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट बात हो जाए, क्योंकि कई स्टेट अब काफ़ी खुलकर इस चीज़ पर डिमांड कर रही हैं कि उनको जो पैसा मिलता है बंटवारे के तौर पर या सेंट्रल स्कीम्स के तहत पर, तो उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए गैर बीजेपी और बीजेपी सरकारों के बीच में, और राज्य सरकारों को प्रॉपर पैसा मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा और भी तेज रूप ले ले। ठीक है दिनेश जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। हालांकि आपने सुना अभी यहाँ पर क्या कुछ तमाम बातें रखी गई हैं पौरुष जी की ओर से। उन्होंने तमाम मुद्दे गिना दिए हैं, उन्होंने रोजगार का मुद्दा गिना दिया, किसानों का मुद्दा गिना दिया, स्वास्थ्य का मुद्दा गिना दिया। एक एक करके आपसे जवाब लूंगी। पहले आते हैं रोजगार के मुद्दे पर, क्योंकि बेरोजगारी दर राजस्थान में काफी ज्यादा है, तो युवाओं के लिए क्या प्लान है बीजेपी का इस बार? मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान में हमने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें भी हमने कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, और उसके लिए जो अभी आज हमारी वित्त मंत्री जी दिया कुमारी जी जो घोषणा करेंगी उसमें आपको दिख जाएगा कि शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। और रही बात दूसरी कि जो बात बोल रहे हैं हमारे भाई, तो क्या है, ये केवल खुद कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और ये केवल सर वो छोड़िए, खुद कुछ नहीं कर पाते, उनकी सरकार अब नहीं है। उनकी सरकार होती तो मैं सवाल उनसे करती, क्योंकि अब सरकार आपकी है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। युवाओं के लिए क्या प्लान है? क्योंकि इस बार के जब चुनाव हुए ना सर राजस्थान में, युवाओं का मुद्दा ही गूंजा है, और यही मुद्दा माना जा रहा है कि सरकार कांग्रेस की चली गई और आपकी सरकार आई है। तो क्या आप लेकर आ रहे हैं इस बार युवाओं के लिए? आपने देखा होगा कि लोकसभा से पेपर लीक का जो
कानून है पास हो गया और आज राज्यसभा में रखा जाएगा और वो वहां से पास हो जाएगा तो जो उस पर रोक लगेगी और इस तरह के जो राजस्थान में पेपर लीक विधानसभा नहीं में क्या होंगे करने जा तो रहे हैं उसके युवाओं बारे में पूछा जा रहा है सवाल। जी आप पौरिश जी आप अपना जो बात बोले तो मैंने कभी आपको रोका नहीं और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई चीज पे रोक लगेगी, आज आपने हमारे ऊपर 5.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा है तो उसको भी देखते हुए हमारे को वापस उसको भी नीचे लाना है और देश की प्रगति को बढ़ाना है। दोनों चीजों को देख करके हमें काम करना पड़ेगा। आपने 3.5 लाख करोड़ से सीधा 5.5 लाख करोड़ कर दिया और केवल लोगों को केवल बांटने का काम सर, किया है। आरोप लगाइएगा जब अगली हम जब डिबेट करेंगे उसमें आप खुल के आरोप लगाइएगा कांग्रेस पार्टी पर, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप ये बताइए, क्योंकि युवा एनडीटीवी राजस्थान देख रहा है और वो उसकी उम्मीदें ये हैं कि बीजेपी हमारे लिए क्या करने वाली है। युवा बेरोजगार है सर, नौकरी नहीं है उनके पास। क्या इस बार का पिटारा में निकलने वाला युवाओं के लिए नौकरियों को लेकर, भर्तियों को लेकर, सरकारी और प्राइवेट दोनों? मैं भी ये कह रहा हूं आपको कि युवाओं को जो नौकरी है वो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी और प्राइवेट में भी कई नए उद्यम और जो स्टार्टअप हमने करा रखे हैं और जो योजनाएं हमने दे रखी है उसके आधार पर युवा अपना रोजगार भी बढ़ा रहे हैं तो उससे धीरे धीरे रोजगार में प्रगति होगी। और आज आप जब देखेंगे 11 बजे बाद में तो आपको लग जाएगा कि हमने युवाओं के लिए बहुत अच्छी स्कीमें दी है और हमारी वित्त मंत्री जी अभी कुछ ही देर में आपके सामने ला करके उसको पेश करेगी। अच्छा, पौरुष जी कर्ज की बात कर रहे हैं बार बार, हालांकि नौकरी को लेकर सवाल किया था, कर्ज पर आ रहे हैं बार बार, तो कर्ज से जुड़ा सवाल आपसे मैं ले लेती हूँ। कह रहे हैं कि हम पर इतना कर्ज जो है वो थोप दिया कांग्रेस पार्टी की ओर से। देखिए मनीष जी, मैं पहले आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के, जैसा कि मैंने अपने पूर्ववर्ती स्टेटमेंट में कहा था कि इनसे आप कुछ भी सवाल कीजिए ले दे करके कांग्रेस पे आ जाते हैं, तो मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि इनको ज्यादा अच्छा ये होता है कि इनके जो भविष्य में इनकी क्या योजना है ये आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल एक प्रतिष्ठित चैनल है और काफी जो एक प्रबुद्ध जन है वो आपके चैनल के दर्शक होते हैं, तो इनको वो बतानी चाहिए परंतु उसमें विफल रहे। परंतु जो बात आप कर्जे की कर रहे हैं तो मैं आपसे निश्चित तौर पर इस बात को कहना चाहूंगा कि आपने खुद ने देखा कि पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में नहीं बल्कि पिछले 9 साल में जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी, उन्होंने जो है आर्थिक संसाधनों के बंटवारे में कितना बड़ा भेदभाव किया भाजपा शासित राज्यों में और गैर भाजपा शासित राज्यों में। अभी हमारे जो आपके अर्थशास्त्री जी जो आपने बैठा रखे हैं, इन्होंने भी इसी बात को, इन्होंने पैनल में ये बात कही कि ना सरकार की जो पॉलिसी होनी चाहिए केंद्र सरकार की, खास करके उसको ये होना चाहिए कि वो किसी भी दलगत बंटवारे, दलगत भेदभाव में नहीं पड़े, सभी राज्य सरकारों को समान रूप से संसाधन भी उपलब्ध कराया, उनके हिस्से का पैसा भी उपलब्ध कराया। परंतु हमने देखा कि हमारे राज्य का लगभग 75,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जो था वो जीएसटी का जो हमारा जो मुआवजा राशि होती थी उसको इन्होंने रोक रखा था। दूसरी बात देखिए, ये जब बात करते हैं कि राज्य के कर्जे की, तो मैं ये एक उंगली हमारे ऊपर उठाते हैं, 4 उंगली स्वतः इनके ऊपर आ जाती है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि 70 साल के अंदर तो हमारी जो सरकारी, जो पूरे देश में जो सरकारी रही, केंद्र में जो सरकारी रही, वो तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ गई थी। आप लोगों ने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों को 255 लाख रुपए से बढ़कर के जो है देश का कर्जा 205 लाख करोड़ रुपए करीब हो गया। और एक तरफ आपकी वित्त मंत्री जी संसद में कहती है कि साहब हमारी इनकम टैक्स की जो आय है वो लगभग 3 गुना बढ़ गई, तो देश का पैसा कहां जा रहा है? आप जवाब दीजिए इस बात का। तो रही बात हमारी, तो हमने देखे, हमने बड़े हमारी जो स्थिति रही है, हमें जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा लगातार परेशान किया गया, हमारी सरकार गिराने की कोशिश की गई, हमारे नेताओं पे झूठे मुकदमे बनाने के लिए कभी ईडी भेजते, कभी सीबीआई बनते, और ऐसी विषम परिस्थितियों में हमने जो सरकार चलाई और हमने जो एक जो है हमारी जो जनहितैषी योजनाएं चलाई, चाहे वो हमने चिरंजीवी चलाई, चाहे वो हमने महात्मा गांधी विद्यालय खोले। और आप देखिए सबसे बड़ी बात, हाँ, इनसे आप इस बात को पूछिए कि भाई इनको नाम से परेशानी हो सकती है। ये इनके मंत्री का भी बयान आया था कि बोला जो महात्मा गांधी विद्यालय जो हमारी केंद्र सरकार, हमारी राजस्थान सरकार के द्वारा जो खोले गए थे, इंग्लिश मीडियम विद्यालय खोले गए थे, उसको लोग बंद करने के लिए जा रहे हैं। तो आप इनसे पूछे कि आप राज्य के जो नागरिक हैं उनको आप अंग्रेजी के तौर पर अशिक्षित रखना चाहते हैं? पौरुष से जवाब ले लेती हूँ मैं। नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं ये कह रहे हैं पौरुष जी। दिनेश जी आप जवाब दीजिए। और अब नाम बदल दीजिए, योजनाओं को नाम बदलिए, कोई दिक्कत नहीं। योजनाओं को क्यों बंद कर रहे हैं आप? योजनाओं को बंद कर रहे हैं? मैडम, हमने कोई योजनाएं बंद नहीं करी है। सबसे पहली बात तो ये नाम बदलने का काम कांग्रेस गवर्नमेंट करती है। हमने जब पिछली सरकार में वसुंधरा जी के टाइम पे जितने भी लोग थे उनको आपके जो भी योजनाएं थी उनमें जो जो नाम रखे थे उनको जो ही इनके अशोक गहलोत जो है उन्होंने नाम चेंज किया, चाहे वो रसोई वाली हो, अन्नपूर्णा रसोई करते थे उसको इन्होंने इंदिरा गांधी रसोई कर दिया। जो भी काम करते हैं वो ये करते हैं। हमने नाम चेंज करने का काम नहीं किया। नाम चेंज करने का काम इन्होंने किया। बंद रहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले? बताइए आप, महात्मा गांधी विद्यालयों को क्या बंद करेंगे? जैसा कि आपके मंत्री जी का बयान था, इंग्लिश मीडियम स्कूल
इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू रहेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में किसी तरीके को रद्दोबदल नहीं होगा। चलिए नाम की ठीक है, बात तो यह है कि किसानों को नाम लेकर और क्या सुधार खास से रहने हम वाला ये- है दिनेश जी इस बार के बजट में, क्योंकि किसान भी उम्मीद लगाए बैठे, अन्नदाता है हमारे देश के। मैडम, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने यहाँ पर 4 जातियां हैं, उन 4 जातियों में से किसान अन्नदाता भी हमारी एक जाति है। और उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने भी योजनाएं घोषित कर रखी है, चाहे वो बीमा सुरक्षा, फसल सुरक्षा योजना हो, चाहे उनको किसी भी तरह का अगर नुकसान होता है तो उनको देने का। और वही चीजें हमारे राजस्थान गवर्नमेंट भी उसी अनुसार और नया कार्यक्रम करती रहेगी उनके लिए। इस बजट में क्या खास होगा उनके लिए? योजनाएं तो तमाम चल रही हैं केंद्र और राज्य स्तर दोनों पे, लेकिन इस बार के बजट में क्या खास? किसानों का अगर कोई कर्ज होगा तो उन कर्जों को भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम की जाएगी या उनको ऋण मुक्त किया जाएगा। और जो भी अगर उन्हें एमएसपी पे जो फसलों खरीद है उसपे भी हमने कुछ ना कुछ विचार करके और नया एमएसपी जारी करेंगे। और जो उनको सुरक्षा के लिए, किसानों की जो फसलें हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमने योजनाएं चलाई रखी है। और जो उनके जितने प्रोडक्ट है उनके लिए डेवलपमेंट, अलग अलग एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके उनको खरीदने की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, उपाध्याय सर का भी हम रुख करना चाहेंगे। उपाध्याय सर, अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति का जिक्र किया है कि गरीब की 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान। चौथी आप बता दीजिए। अन्नदाता, किसान और युवा, महिलाएं। युवा है, महिला है, किसान है, अन्नदाता और दिनेश जी गरीब, आपको गरीब। गरीब। गरीब, ठीक है, गरीब, चलिए बात कर गरीब। लेते हैं सबसे पहले युवाओं की। तो उपाध्याय सर, युवाओं के लिए क्या खास होना चाहिए राजस्थान में खास तौर पर, क्योंकि यहाँ पेपर लीक का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा है और इसके अलावा बेरोजगारी का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण बनकर उभरा है। तो क्या होना चाहिए युवाओं के हित में इस बार के बजट में? सबसे अगर हम देखें, अगर हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या कौन सी है तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या ही हम सबसे बड़ी समस्या मानेंगे। लेकिन केंद्रीय सरकार हो, राज्य सरकार हो, तो उस तरफ क्या कदम उठा पाएगी? ये बजट भी शायद 4 महीने का ही बजट है जी। तो इससे भी आप कितनी उम्मीद कर सकते हो? तो रोजगार की समस्या है। और हुआ क्या है कि कोरोना काल से ही आप मान लो कि शहरों में जब प्रॉब्लम आई लोगों को, उन लोगों को जो गांव से आए हुए थे यहाँ पर, तो वो गांव की तरफ वापस गए हैं। तो गांव की तरफ वापस जाने से एग्रीकल्चर पर जो लोड है, वहाँ क्राउडिंग, वहाँ थोड़ा भीड़ ज़्यादा बढ़ी है एक सेंस में। तो वो थोड़ा, हम अगर डेटा को भी देखें तो हम देख रहे हैं कि भाई कृषि में ज़्यादा रोजगार है। तो वो रोजगार किस तरह का है? वो थोड़ा डिस्ट्रेस वाला रोजगार है। वो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई रोजगार उपलब्ध है लोगों को, लेकिन चूंकि शहरों में दिक्कत आ गई है तो वापस गए। महिलाओं की भी यही हालत है, थोड़ा रोजगार में वृद्धि दिख रही है महिलाओं के, गांवों में, रूरल इलाकों में, एग्रीकल्चर में। तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में है। जो अनपेड लेबर होता है, फैमिली लेबर, उस कैटेगरी में आता है। तो रोजगार ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ता दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं बढ़ रहा है। वो तो एक रिफ्लेक्शन इस बात का है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में जॉब नहीं दे पा रहे हैं, शहरों में जॉब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब ये 4 महीने के बजट में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, इस समस्या पर ये बहुत बड़ी बात है। अब पिछले सरकारों की स्कीम्स भी होती हैं, यहाँ सरकार अचानक बदल गई। कांग्रेस को तो हालांकि उम्मीद थी कि उनकी सरकार चलती रहेगी, लेकिन अगर ये सरकार स्कीम्स बदलती भी है तो ये देख के बदलना चाहिए कि भाई जो लाभकारी हैं, जनता के लिए हित में जो स्कीम्स वो पहली गवर्नमेंट ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू की, उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो। और कोशिश ये की जाए कि जनता को किसी तरह से, यहाँ जैसे युवाओं की बात हो रही है या किसानों की बात हो रही है, तो उनको लाभ और ज़्यादा मिले, इस तरफ कोशिश होनी चाहिए।